अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं दर पर्दा। आज हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहाँ तारीख अपना रुख बदल रही है। मशरिक़ वुस्ता में उठने वाली आग की तपिश दुनिया के हर मुल्क, हर कारखाने और हर स्टॉक मार्केट में महसूस की जा रही है। ईरान जंग ने उन तमाम पुराने मफरूज़ों को ज़मीं बोस कर दिया है कि जंग चंद मुल्कों और सिर्फ एक खित्ते का मसला है। ईरान के ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ने जदीद जंगी साइंस के पैराए बदल दिए हैं। महंगे तरीन दिफाई निज़ामों के सामने सस्ते ड्रोन्स का ये वॉरफेयर मुस्तकबिल की जंगों की नई हकीकत बनकर उभरा है। क्या ये तसादुम ईरान को एक बाज़ाब्ता जौहरी रियासत बनने की आखिरी सीढ़ी तक लेकर जाएगा? और क्या खलीजी ममालिक जो अपने विजन 2030 के तहत सहराओं में सयाहत की गुलिस्तान खिला रहे थे, अब अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की बजाय खुद इन्हसारी और नेटो तर्ज के इलाकाई इत्तेहादों पर मजबूर हो जाएंगे? दूसरी जानिब इस जंग ने आलमी मईशत में एक ऐसे शगाफ डाले हैं कि मुआशी निज़ाम की स्ट्रक्चरल तब्दीली अब नागुज़ीर दिखाई दे रही है। लेकिन इस तब्दीली की कीमत क्या है? क्या खाम तेल की कीमतों का हालिया तूफान दुनिया को मुतबादिल तवानाई की तरफ धकेलेगा, या हम एक तवील मुआशी कसाद बाजारी की दलदल में फंसने वाले हैं? पाकिस्तान के लिए ये जंग किसी इम्तहान से कम नहीं। एक तरफ तवानाई का बहरान तो दूसरी तरफ बुलंद तरीन सतह पर खड़ी बेरोजगारी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हम मशरिक़ वुस्ता पर अपना तवानाई का इन्हसार कम कर सकते हैं? वाशिंगटन में इसराइल के लिए गिरती हुई अवामी हिमायत और मगरिब के अस्करी इत्तेहाद में टूट फूट के दरमियान कौन सा नया आलमी निज़ाम जन्म ले रहा है? इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहिबा और मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब, माहिर दिफाई और सिक्योरिटी अमूर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा नगमाना साहिबा, आपकी जाने में आना चाहूँगी, अमरीका की इसराइल पॉलिसी पर बढ़ती हुई तनकीद कुछ अरसे से उसमें इजाफा हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? क्या ये वक्ती दबाव हैं या मुस्तकबिल में हम पॉलिसी शिफ्ट या पावर शिफ्ट को देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहां तक पॉलिसी शिफ्ट का ताल्लुक है, तो देखें, बहुत अरसे से जो लोग यूरोप को अच्छी तरह वॉच कर रहे हैं और मिडल ईस्ट वगैरह को वॉच कर रहे हैं, बात बहुत वाज़े नजर आ रही थी कि ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप में एक सॉर्ट ऑफ स्पेस आना शुरू हो गया है और दूरी बढ़ रही है अब यूरोप और अमेरिका के दरमियान, खास तौर पे तीन इश्यूज पे। एक फलस्तीन के इशू पे, एक जी अफगानिस्तान जी। के इशू पे और एक ईरान के इशू पे। और अब क्योंकि यूरोप भी यही समझता था कि सारी जंगें जो लड़ी गई हैं वो अमेरिकन एजेंडे पे लड़ी गई हैं, और पैसा जितना भी इस्तेमाल हुआ है वो ज्यादातर यूरोपियंस का इस्तेमाल हुआ है, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे इस्लामोफोबिया बढ़ा हो, चाहे जो कुछ हो, वो और इकोनॉमीज जिनकी ज्यादा खराब हुई हैं वो यूरोपियंस है। इसी तरह बिल्कुल ऐसे। अब ये जब से गजा में आपने जेनोसाइड देखा, और जब से आपने देखा कि किस अब धड़ल्ले से खुल के इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया का हिस्सा भी आता है, बाकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज के, गल्फ के कंट्रीज के हिस्से आते हैं। तो आई थिंक अब एक सोच डेवलप होनी शुरू हुई है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी तो गल्फ स्टेट्स के लिए नहीं थी, ये तो इसराइल के लिए थी। और बेसिकली एजेंडा पीछे यही था कि यहाँ पे ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। या आप बिल्कुल। देखें कि बहुत तहमुल मिजाजी का मुजाहरा कर रही हैं गल्फ स्टेट्स भी, क्योंकि वो फंसी हुई हैं इस वक्त। पैसा सारा उनका इन्वेस्ट हुआ है अमेरिका में, लेकिन उनका दिल इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं है, बिकॉज दे रियली वांट कि अपनी किसी तरह इन्वेस्टमेंट्स भी डीलिंक करें, वो जो इतनी आसान नहीं है। 40-50 साल से उन्होंने वहां चीजें इन्वेस्ट की हुई हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां उनकी, 53 ट्रिलियन डॉलर्स की हैं। डिफाई मुआहदे हैं 256 ट्रिलियन डॉलर्स के, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट सोच में बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि एक तब्दीली आ रही है। ना इस वक्त यूरोप इंटरेस्टेड है कि वो ये जंग लड़े, और ना ही इस वक्त बाकी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे वो गल्फ और मिडल ईस्ट की स्टेट्स हो, चाहे वो यू नो अदर देन इंडिया बाकी साउथ एशियन स्टेट्स हो, तो सबका एक ही इस वक्त आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नाजायज एक वॉर है। और ये बिल्कुल।
इसराइल ने बेसिकली अपने ट्रम्प साहब को खींचा है इस वॉर के अंदर, लेकिन वो इस पे बिलीव नहीं करते वॉर पे। इसीलिए देखें कि हम्म। अब जो भी बयानात आ रहे हैं पिछले चंद दिनों में आपने देखे होंगे कि वो बड़े बौखलाए हुए बयानात हैं अमेरिका के। बिल्कुल बिल्कुल कभी वो ठीक कह चीन रही को हैं। कहते हैं, कभी यूरोपियन कंट्रीज को कहते हैं कि आए जी आप हमारी मदद करें, आप गल्फ आपका तेल भी यहाँ से जाता है, तो आप भी अपने जो है शिप्स भेजें यहाँ। और फिर एक दिन मैंने उनका अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि ट्रम्प साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे तो अपने जहाज वहां बहुत है। वो कोई 5-7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने 5-6 मौक़िफ़ अपने जो है वो बदल दिए। तो इस वक्त बिल्कुल। आई थिंक दुनिया अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मुझे तो खड़ी हुई नजर नहीं आती, और इसके बहुत और इस लॉन्ग जंग में टर्म खास तौर पर आपको हमने देखा, आपने बिल्कुल ठीक बात इम्पैक्ट की होगा। नगमाना साहिबा, इस जंग में हमने खास तौर पर देखा कि दुनिया, खास तौर पर अमेरिका के अपने इत्तेहादी, वो अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए हमें। समरेश साहब, आपसे बात कर रही थी मैं पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। क्या पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के माबैन मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली इस जंग के दौरान हमने पाकिस्तान का किरदार देखा, खामोश सिफारती सतह पर यह किरदार अदा किया गया। इतने लोगों को इससे पहले अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान किरदार क्या अदा कर रहा है, लेकिन जब ईरान की जानिब से रद्द अमल आना शुरू हुआ, जिस तरह अब्बास इराक़ची साहब की जानिब से भी और मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई, उससे लोगों को पता चला कि इसमें पाकिस्तान किरदार अदा क्या कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये सही आप कह रही हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले भी, जो पिछली गवर्नमेंट थी उस वक्त भी, जब ईरान और सऊदी अरेबिया में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होने वाला था, तो अपने मिशन, डिप्लोमेटिक मिशन भेजे थे जिन्होंने एक बहुत मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की। जब पाकिस्तान और इंडिया का मार्का हुआ मई 25 में, तो उस वक्त ईरान तो इतना फोर्थ कमिंग नहीं था इन सपोर्टिंग पाकिस्तान। लेकिन जब ईरान का मार्का हुआ 2025 में इसराइल के खिलाफ, तो ईरान, पाकिस्तान ने बहुत क्लियर और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ली इन फेवर ऑफ ईरान। उसके बाद आपको पता है कि ईरान के असेंबली में पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई, नारे मारे गए। अभी भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें अगर मैं देखूं अरब वर्ल्ड, तो वहां पे तो एक कंट्रास्ट है कि लोग जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं और गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के साथ खड़ी है। वेयर पाकिस्तान जो है ये वाहिद एक मुस्लिम मुल्क है जिसने ईरान के साथ खड़ा होने का फैसला किया और स्टेटमेंट दी ईरान की फेवर में। हैविंग सेड दैट, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज जो सऊदी अरेबिया है उनके साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट है वो हमें कहीं और खींचता है, और जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज है जिसमें कि ईरान हमारा एक इंपॉर्टेंट नेबर है और फ्यूचर जो है वो हमारा, मैं समझता हूँ, ईरान के साथ लिंक्ड है, वो हमें कहीं और खींचता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेफिनेटली किस पोजीशन में है कि वो एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल ठीक आपने बात की। अच्छा नगमाना साहिबा, ईरान जंग और गज़ा में जितने इंसानों का कत्लेआम किया गया, और ख़ास तौर पे तो गज़ा में जेनोसाइड किया गया, पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद इस बात को तस्लीम किया है, लेकिन हमने इन इदारों की नाकामी देखी है इन तमाम जंगों में, वो चाहे गज़ा वॉर थी या कुछ एक दो और वॉर्स इसी तरह की हुई जिसमें हमने इन इदारों की नाकामी देखी है। बड़ी ताकतों के सामने ये इदारे इतने बेबस क्यों हैं? देखें, इसका बड़ा मेरे लिहाज से तो एक सिंपल सा जवाब है कि 92 ऑनवर्ड आपने देखा कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया था, और जो अमेरिका बहादुर चाह रहे थे वही हो रहा था। और यहाँ तक नौबत आ गई कि हर चीज के ऊपर, जो चाहे वो मल्टीलैटरल हो चाहे वो वॉर्स हो, आपने देखा कि अमेरिका ने अपनी हठधर्मी की और अपना वीटो इस्तेमाल किया। अब गजा में भी जो कुछ हुआ उसमें क्या था, सबसे ज्यादा वीटो जो किसी एक कौम ने इस मसले के ऊपर किया वो अमेरिका था। लेकिन अमेरिका था, आई बिल्कुल। थिंक कि गजा में जो हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट था, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि लोग अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होना चाह रहे हैं, और टाइड चेंज होती नजर आ रही है आपको। क्योंकि देखिए, जब तक एक पावर का की ताकत रहेगी और उसके पीछे आपके जो बाकी यूरोपियन ममालिक हैं, 2 यूरोपियन ममालिक हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो उनके साथ खड़े रहेंगे,
तो 3-2 हो जाता है वोट सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो जाहिर सी बात है खींच के अपनी तरफ लेके चले जाते हैं सब चीजें। और यूनाइटेड नेशंस को और इदारों को इतना ज्यादा मजबूत नहीं रहने देते, खुद ये इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको इरोड करने के लिए, इनकी एफिकेसिटी को एरोड करने के लिए सबसे बड़ा काम तो अमेरिका ने खुद किया है। लेकिन अब क्योंकि खुद अमेरिका की पोजीशन और रोल क्वेश्चन होना शुरू हो गया है, और बाकी जो ममालिक हैं, जैसे अब यूरोपियन ममालिक भी मल्टीलैटरल की बात करना शुरू हो गए हैं, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की बात करना शुरू हो गए हैं, चीन और रूस तो वैसे ही मल्टीलैटरलिज्म की बात बहुत भरपूर तरीके से कहते हैं। फिर हमारी जैसी कंट्रीज हैं जो हमेशा कहती हैं कि जी मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रांग रहना चाहिए और इन इदारों को मजबूत होना चाहिए, इनकी होनी चाहिए, ताकि ये यहाँ जो हठधर्मी है अमेरिका की ये कम हो। तो आई थिंक ये जो गजा में हमास ने शुरू कर दिया, वो उस वक्त भी जब ये शुरू हुआ, पहला अटैक हुआ हमास का, तो मैंने कहा था और बहुत सारे लोग कहते थे आप क्या बात कर रही हैं, कि दिस इज प्रोबेबली द बिगिनिंग ऑफ द एंड। और अब आपको वो नजर आ रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका की बहुत ज्यादा पोजीशन डाइल्यूट हो गई, और मैं इससे बिल्कुल थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूं कि जी गल्फ और मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो लोग ईरान के साथ हैं और हुक्मरान ईरान के साथ नहीं। आई थिंक वो ईरान के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन वो फंसे हुए हैं। आई थिंक रियलाइजेशन हो गई है, लेकिन वो इस बुरी तरह इस चुंगल में फंसे हुए हैं और उनके सारे एसेट वहां पे हैं कि वो एकदम तो नहीं निकल सकते। बट आई थिंक द वेरी फैक्ट के जो अमेरिका चाह रहा था कि गल्फ स्टेट्स, मिडल ईस्ट की कंट्रीज का ईरान के साथ लड़ाई हो जाए, डायरेक्ट अटैक्स होने शुरू हो जाए, वो देखे नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि बारी और अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो ये नहीं है कि ये सारे इसको हम अमेरिका की नाकामी कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका उस टाइम जो चाहा था कि गल्फ कंट्रीज इसमें शामिल हो वो नहीं हुआ। समरेश साहब, फिर तो नाकामी हम इसको भी कह सकते हैं कि जो अमेरिका के बिल्कुल बिल्कुल समरेश साहब, फिर नाकामी तो हम इसको भी कहेंगे कि जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक थे, खासतौर पर जो नेटो ममालिक जो कि यूरोप के ममालिक थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के मामले पर किसी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। हालांकि ट्रंप ने कई मरतबा अपीलें की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के मामले में अपनी फौजी ताकत वहां भेजने के लिए, लेकिन ऐसा वाजे हो गया कि कोई मुल्क अपनी फौजी ताकत जाया नहीं करना चाहता। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग से पहले सबको नाराज किया। अपने दुश्मन तो उसके वैसे ही उनके नाराज थे, अपने जो हवारी थे और इत्तेहादी थे उनको भी नाराज किया। तो अब जब उन्हें मुश्किल पड़ी है, अब उन्हीं की तरफ वो देखने की शुरू हुए हैं और वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, डेफिनेटली मैं मैम से एग्री करूंगा कि इस वक्त एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट चाहे ईरान के खिलाफ नहीं खड़ी, लेकिन जस्ट इमेजिन ये आउटकम आया कैसे है। ये आउटकम इस वजह से आया है क्योंकि ईरान अमेरिका को बात पड़ना शुरू हो गई, जिससे वो रिलाय कर रहे थे। जो बड़ा जो बेलिजरेंट था वो परफॉर्म नहीं कर सका, तो अब इन मुल्कों को अपनी इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो गई। अगर मैं अपने वर्जन को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि स्टार्ट में ये ममालिक अग्रेसर के साथ खड़े थे। अब जब रियलिटी इज डॉनिंग और अमेरिका को वो सक्सेस नहीं मिल रही, तो ये ममालिक आप देख रहे हैं कि अब अमेरिका के साथ खड़ा होना ज्यादा रिस्की होगा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रियलिटी इज कमिंग। बिल्कुल। अच्छा, और इस सिलसिले में जो आप बात कर रही हैं कि अमेरिका के इत्तेहादियों के हवाले से हम बात कर रहे थे, अब हमने आज तक देखा समरेश साहब कि जो तिजारत होती रही वो डॉलर्स में होती रही है, लेकिन अब जिस तरह ईरान ने बात की है कि वो चाइना के साथ युआन में तिजारत करेगा, अगर बाकी मुल्क भी इस पर आते हैं तो ये डॉलर पर भी एक ज़रब हो सकती है। और क्या वाकई आप देख रहे हैं युआन का मुस्तकबिल? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वेस्ट ने 3 डोमेन्स में दुनिया को रूल किया है और डोमिनेट किया है। एक है इकोनॉमी, दूसरा है टेक्नोलॉजी और थर्ड इज इंफॉर्मेशन डोमिनेंस। इन 3 डोमेन्स में जिस किसी ने भी अमेरिका को चैलेंज किया है, ही वाज शोन द डोर। या उसकी गवर्नमेंट हटाई गई या उसको असैसिनेट करवा दिया गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शनरिंग कैंपेन में कहा था कि मैं ब्रिक्स को राइज नहीं होने दूंगा और अल्टरनेट इकोनॉमी या करेंसी नहीं लाने दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो वो एक्शन कर रहे हैं वो अपने कॉज को खुद डैमेज कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अच्छे से है कि पेट्रो डॉलर की डेथ विल बी हाफ डेथ ऑफ अमेरिका।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रो डॉलर इज अंडर थ्रेट। ईरान ने इतना स्मार्ट प्ले किया है और ये एक इंडिकेशन है कि अंडर द सरफेस चाइना इज सपोर्टिंग ईरान, क्योंकि ये जो युआन वाली कंडीशन ईरान ने लगाई है दैट मीन वो टोटली चाइना की फेवर में जाती है। तो मेरे नजदीक यही एक डेंट है जो अमेरिका को पड़ रहे हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप देखेंगी कि अमेरिका का डाउनफॉल का प्रोसेस और ज्यादा हैसन हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा नुगमाना साहिबा, इस जंग में हमने चाइना और रशिया की भी सिफारतकारी को खामोश सिफारतकारी ही कहें ज़्यादा बेहतर है, इस अंदाज में देखा है। इसको आप क्या कहें, ये किसी बड़े स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के इंतज़ार में हैं, या जैसे अभी समरेज साहब भी कह रहे हैं कि चाइना इनडायरेक्ट ईरान को सपोर्ट तो कर रहा है? देखें, जहां अगर आप थोड़ा सा तारीख पे नजर रखें तो चाइना और रशिया हमेशा से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। JCPOA का भी एग्जाम्पल है। उससे पहले देखें 2006 की बात है या 7 की बात है, जब उसको कहते थे मदर ऑफ ऑल डील्स, वो $100 बिलियन की जो है वो चीन ने ईरान के साथ तेल का मुआहदा किया था। और वो उस वक्त था जब बिल्कुल भरपूर सैंक्शंस में था ईरान, और उस वक्त से इनकी कोऑपरेशन चल रही है, और अब तो कोऑपरेशन काफी ज्यादा है। बट जैसे रूस भी यही करता है, और चीन का तो खैर ये उन्होंने तो मास्टर किया हुआ है खामोश सिफारतकारी को। वो मेगाफोन नेशन नहीं है, वो बोलते ज्यादा नहीं है और ना बयानात ज्यादा देते हैं। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन को लेके उसे इम्प्लीमेंट है। और इस वक्त भी आप देखें, अभी पेट्रो डॉलर्स की सालिक साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि अंडर थ्रेट तो है, क्योंकि SCO में अगर आप देखें ऑलरेडी युआन में चीजें हो रही हैं। ऑलरेडी जो स्विफ्ट का सिस्टम है वो बाईपास हो चुका है इन कंट्रीज में, क्योंकि चाइना का अपना क्लियरिंग हाउस है जिसके थ्रू अब और बाकी कंट्रीज जो हैं ये कर रही हैं। एक दफा सऊदिया ने कहने की कोशिश की कि जी हम जो हैं वो युआन में करेंगे या कुछ, तो काफी बीच में हालात उनके जाके खराब हो गए, लेकिन अब कुछ थोड़ा सेटल्ड है। तो इवेंचुअली तो देखें ये चीजें होंगी कि डॉलर साइडलाइन होगा। आप देखें कि जो रशियन और इंडिया का कोऑपरेशन सारी चल रही है वो इंटरेस्टिंग है। वो डॉलर्स में नहीं हो रही, ना वो रूबल्स में हो रही है। जो प्रोजेक्ट्स रूस कर रहा है इंडिया में, उन्होंने कहा जी छोड़े सारा कुछ, आपने जो हमारे पैसे देने वो रुपयों में आप हमारी कंपनीज को दे दे, बात खत्म हो गई। तो बहुत बॉर्डर ट्रेड शुरू हो गई हैं, ब्रिक्स खुद ये बात करनी शुरू हो गया है, और इवेंचुअली ब्रिक्स की करेंसी आ ही जाएगी। और अफ्रीका में बहुत कंट्रीज हैं जो युआन में अब डील कर रही हैं चीन के साथ। तो चेंज तो इज ऑन द वॉल। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, उनको अब अमेरिका को दुश्मनों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद अपने दुश्मन हैं। और जिस तरह अब ये बात भी जोर पकड़ती जा रही है कि ईरान में रजीम लगा दिए। जी अच्छा, अब ये बात भी जोर पकड़ रही है कि ईरान में रजीम चेंज से ज्यादा खुद अमेरिका में रजीम चेंज की जरूरत है। मैम आप अपनी बात कर लें, क्योंकि मैं भी बीच में ही बोल रही थी तो दोनों की बात मिक्स हो रही थी। जी आप अपनी बात कंटिन्यू नहीं, मैं ये कह रही थी कि देखें जिस तरह उन्होंने, उनके तो पहले ही बिल्कुल जो एहदाफ थे वो क्लियर नहीं थे कि अमेरिका करना वहां क्या चाहता है। वो तो सोच रहे थे कि जी बाएं हाथ का खेल है, 40 साल से सैंक्शन लगी हुई, कितना कर लेगा। एक तो उन्होंने किया। दूसरा एक वो होता है ना कि आप इतना ज्यादा गुरूर आ जाता है आप में कि आपकी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाती है। इस वक्त यही हुआ है अमेरिका के साथ कि वो सारी दुनिया को कह रहे हैं ये भी मुझे पसंद नहीं, वो भी मुझे पसंद नहीं, तो सारी दुनिया को तो अमेरिका में आप भी पसंद नहीं है। और मुझे अब ये लग रहा है, और ये बहुत लोगों ने कहा है, कि वहां तो रिजीम चेंज नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। लेकिन अमेरिका में इलेक्शंस में आई थिंक बहुत बुरी तरह मार खाएंगे ट्रंप साहब। अमेरिका में रिजीम चेंज शायद आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।
बहुत शुक्रिया नुकमाना हाशमी साहिब। और मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान ने इस जंग में जिस तरह का किरदार अदा किया है यकीनन दुनिया को हैरान किया है। ईरान की जंगी हिकमत अमली और दिफाई सलाहियत क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईरान की जंगी हिकमत अमली और दिफाई सलाहियत इस जंग के दौरान जिस तरह दुनिया ने देखी है यकीनन वो हैरान कुन है। तो इस पर हम बात करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ईरान की जंगी हिकमत अमली, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने जिस तरह इस जंग में इस्तेमाल होते देखा यकीनन दुनिया के लिए एक हैरान कुन तजर्बा था। आपके ख्याल में ईरान ने जंग के तवाजुन को किस तरह बदल दिया है? जी बहुत शुक्रिया मिस आयशा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ईरान के लिए तवाज़ुन नहीं, ईरान ने सिर्फ सस्टेन करना है। ईरान की स्ट्रैटेजी जो है वो डे वन से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसने जीतनी नहीं है जंग, उसने सिर्फ हारना नहीं है, अपनी रिजिलियंस दिखानी है और अपने जो वेपन्स हैं उनको इंटैक्ट रखना है, ताकि एक कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली अमेरिका, इजराइल और ऑब्वियसली जो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं इस वॉर फाइटिंग की जो एफर्ट जनरेशन है उसको वो टारगेट कर सकें। और ऑब्वियसली दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि अमेरिका के पास टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कम होते जा रहे हैं और ईरान के पास टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होते जा रहे हैं। बहुत जगह मैसिव अब डिस्ट्रक्शन कॉज करनी शुरू कर दी है। अब जंग की जो कीमत है, जो ईरान की एक और बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है कि उसने अमेरिका के लिए और इसराइल के जंग की जो कीमत है वो बहुत बढ़ा दी। तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरान अगर सस्टेन करता रहता है तो एक एलिमेंट ऑफ प्रेशर जो है वो अमेरिका पर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खास तौर पे अगर आप ऐड कर लें, जो प्रेशर है, जो ऑयल की कीमतें जा रही हैं, अमेरिकी सदर की कोई ज्यादा कन्विंसिंग हो नहीं रही बात लोगों के लिए। इंटरनेशनल प्लेयर जितने हैं उन्होंने मदद कर ली है डायरेक्टली आने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये वॉर फाइटिंग का कोई कॉज पहले थी और शायद अभी भी कोई एंड रिजल्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ध्यान में। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, जो ईरान की जानिब से इस जंग में ड्रोन वॉरफेयर की गई, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम नई जंगों की एक हकीकत बनकर ये सामने आया है, जिस तरह ड्रोन एग्जैक्ट निशाने पर जाकर लगे, और बल्कि कुछ ड्रोन जो इराक में अमरीकी अड्डे पर लगे, उस हवाले से ये भी कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई पहले नहीं देखी गई। अभी जो ईरान ड्रोन या मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है वो अपना लेटेस्ट आर्सनल में से वो लॉन्च कर रहा है और इस वजह से आप देखें कि उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। और शुरू में उसने कुछ रूडिमेंट्री भी फायर किए, कुछ मिक्स बैक करके किए, लेकिन शायद मिसलीड किया इसने इसराइल को ये समझने पर कि ईरान की या तो कैपेसिटी इतनी इनएक्यूरेट है या उसके पास स्टॉक पाइल इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने लेटेस्ट फायर करनी है, सिजील जो फायर करना शुरू किया है और जो उन्होंने खैबर शिकन फायर किया, वो बहुत एडवांस्ड है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको वो तो वेस्ट ऑलमोस्ट उसको डांसिंग मिसाइल्स कहता है। वो डांसिंग मिसाइल इसलिए कहता है कि वो जब लॉन्च होते हैं तो आवाज की रफ्तार से तकरीबन 10 से 15 गुना ज्यादा स्पीड पर उड़ते हैं, जिसका मतलब है तकरीबन 16 से 17 हजार किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। हार्डली कोई 4.5 से 5 मिनट का ट्रेवल टाइम है सिर्फ जब वो लॉन्च होता है और इसराइल को हिट करता है। इसराइल जितनी भी अलर्ट अभी तक है, इसी वजह से आपने देखा है कि 4.5-5 मिनट के अंदर जब इजरायली एयर डिफेंस मैकेनिज्म को हाईएस्ट अलर्ट पे जाना पड़ता है इनकमिंग रेड के लिए, तो एक और डायलेमा ये क्रिएट होता है कि वो ऑलमोस्ट पूरी एयर स्पेस को सैचुरेट कर देता है ईरान, इतने ज्यादा फायर करता है। उसके अंदर मिक्स होते हैं उनके पुराने ऑब्सलीट भी हैं, लेस एक्यूरेट भी हैं, इकोनॉमिकल ड्रोन भी हैं और जो स्टेट ऑफ द आर्ट जैसे मैंने कहा मोस्ट लीथल भी हैं। तो इसराइल का ये डायलेमा हो जाता है जिसको हम रिएक्शन डायलेमा कहते हैं कि किस मिसाइल को वो इंटरसेप्ट करें और कौन सा वाला ओरिजिनल है, सबसे ज्यादा थ्रेट किसकी है। ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान ने इसके अंदर डिकॉयज भी इंडक्ट करने शुरू कर दिया। डिकॉय समझे डमी मिसाइल होता है जो एक्चुअल वॉरहेड नहीं कैरी करता, वो सिर्फ एक सिग्नल देता है जिसकी वजह से आपको बहुत महंगा वेपन उस पर फायर करते हैं जबकि एक्चुअल वो मिसाइल होता ही नहीं है। तो ये इस तरीके से ईरान ने जंग दिन ब दिन महंगी करता जा रहा है, ईरान इसराइल के लिए भी और अमेरिका के जहां जहां इंटरेस्ट है इसके लिए। तो इसको वाकई आप सही कह रही हैं कि ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है जिसपे फाइटर जहाजों पर डिपेंडेंसी कम हो रही है ग्रेजुअली, और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स हैं या इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर ली है डिस्ट्रक्शन के पॉइंट से। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, हालांकि ईरान शुरू से ये कहता रहा है कि उसे जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अमेरिका और इसराइल बज़िद रहे कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है। अब इस जंग में दोनों साइड्स को अपनी दिफाई सलाहियत का अंदाजा हो गया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस जंग का नतीजा ईरान के बाज़ाब्ता जौहरी रियासत बनने की सूरत में निकलेगा? देखिए, इस वक्त मॉरल तो बहुत ज्यादा लो ग्राउंड हुआ है ना अमेरिका ये कहने पर कि हमने पहले उन्होंने जौहरी प्लांट और न्यूक्लियर एनरिचमेंट और इनकी बातें की थी।
لیکن ایک چیز جو ہم آپ کے ویورز کو ضرور ہمیں مل کر بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ 1953 میں ایک لیجٹمیٹ حکومت تھی مصدق صاحب کی، محمد مصدق کی، جو پرائم منسٹر تھے ایران کے، ایک ڈیموکریٹک ملک تھا یہ اس وقت. انہوں نے، امریکہ نے شاہ آف ایران کو امپوز کر دیا، ان کو ہٹایا، ان کو امپوز کر دیا، اور شاہ آف ایران نے آتے ہی اپنے آئل کی 40% جو پروڈکشن تھی وہ امریکیوں کے حوالے کر دی. تو ایک انٹرسٹ تھا ان کا. تقریباً 26 سال تک شاہ آف ایران حکومت میں رہے. لیکن جو بہت سارے کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے جو نیوکلیر ریکٹر پلس انریچڈ یورینیم ایران کو کسی اور ملک نے نہیں دیا تھا، امریکہ نے خود دیا تھا شاہ آف ایران کے زمانے میں. یعنی یہ جو پلانٹ اور سارا انفراسٹرکچر سٹارٹ شاہ آف ایران کے زمانے میں امریکہ نے خود کرایا تھا. پھر شاہ آف ایران چلے گئے جب، تو ظاہر ہے سینکشنز لگ گئیں. پھر ایران نے کوریا اور دوسرے ملکوں کی طرف رخ کیا یہ ٹیکنالوجی کو انہینسمنٹ کرنے کے لیے. کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پودا امریکہ کا اپنا لگایا ہوا ہے. اس وقت یہ لیجٹمیٹ تھا سارے کا سارا، اس وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو لیگل لگتا ہے، اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈپلومیسی کی وہ ہے کہ ہم شاہ آف ایران کو انسینٹیو دے رہے ہیں اپنے طرف کرنے کے لیے. آئل 40% امریکی کمپنیاں ہینڈل کرنا شروع کر دیا تھا. تو اب ظاہر ہے ایک پرسیو کر کے جب باہر نکلیں گے تو آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دنیا ڈیفرنٹ ہوگی. بیکاز ایران بڑی سخت شرائط رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی مجھے گارنٹی چاہیے کہ کل کو پھر اٹیک نہیں کریں گے. کیونکہ جون میں جب حملہ کرنے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے خود کہا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے اور اس کے نیوکلیر پلانٹ کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے. تو دہائیاں تو چھوڑے، وہ 6 مہینے بعد فورسز لے کے دوبارہ چڑھ دوڑے. تو یہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اگر آج سیز فائر ایران کر لے تو. آئی تھنک وہ ڈگری آف ایشورنس یا ساؤنڈ گارنٹیز مانگنا اس کا حق. اچھا خالد صاحب، مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہم نے دیکھا کہ بڑے پیرائے پر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ اس جنگ میں امریکہ نے ہمیں چھوڑ دیا اور اسرائیل کے لیے یہ جنگ امریکہ نے شروع کی اور اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. تو کیا اب اس جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کنٹریز یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ اپنے دفاع کے لیے خود انحصاری زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ امریکہ پر انحصار کیا جائے؟ ایبسولوٹلی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کو. امریکہ تو دنیا میں جہاں بھی گیا ہے اس کے تقریباً 702 ایئر بیسز ہیں یا سیٹلائٹس ہیں دنیا میں. روس کے صرف 5 ہیں اور چین کا صرف 1 ہے جبوتی میں. تو امریکہ نے تو 702 فٹ پرنٹ بنائے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنی ریجنل ڈومیننس چاہتا ہے. ڈیگو گارشیا ہو یا کوئی اور بیسز ہو، گوام ہو، تو سب کے سب امریکہ نے آؤٹ آف دیئر اون مین سوائل سے دور بنانے کا ان کا مقصد تو اپنا تھا. لیکن انہوں نے امپریشن یہ دیا تھا، یہ ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ان لوکل ملکوں میں یہ پیدا کی تھی کہ ہم آئیں گے تو تمہیں سیکیور کریں گے، اور اگر ہم نہ ہوئے تو فلاں ملک بھی حملہ کر دے گا، فلاں بھی جنی ہے، فلاں بھی مانسٹر ہے. تو ڈرا کے انہوں نے یہاں پہ فٹ ہولڈ لے لیے. اور اتنے اسٹرانگ، ظاہر ہے بہت زیادہ انفراسٹرکچر جتنا ہے وہ عرب ملک خاص طور پر خود فنڈ کرتے ہیں ہم کو. جتنے ڈرونز اور میزائلز اور جتنے پیٹریوٹ میزائلز ہیں، ٹوما ہاک جتنے انسٹال ہوئے، وہ پیمنٹ تو وہ ملک کرتے ہیں. تو ابھی بھی آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ امریکہ نے پہلے 100 گھنٹے کے اندر $3.87 بلین خرچ دیے تھے. اب آپ امیجن کریں 3.87 بلین اگر 100 گھنٹے میں خرچ کر دیے، اس کے اندر $287 ملین تو صرف 3 F-15 کی پرائس تھے جنہوں نے خود مار دیے تھے. تو جتنی یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، جتنا یہ 3.87 بلین خرچہ تھا پہلے 100 گھنٹے میں، اس کا صرف 5% کانگریس سے پہلے کا پرائر ڈیفنس بجٹ میں اپروو تھا. 95% تو ابھی انہوں نے جا کر کائنڈ آف کریڈٹ پہ یہ استعمال کر رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے بہت زیادہ ڈائیورٹ کرنا ہے ساری جو ایکسپینس ہے ٹوورڈز یہی عرب ملکوں کی طرف فنڈ کریں گے کہ جی ہم نے تو آپ کے لیے سارے میزائل چلائے ہیں تو اب آپ پیسے دیں. تو آئی تھنک یہ لیسن بہت ڈرا کر لیا ہوا ان ملکوں نے کہ امریکہ کا یہاں ہونا ایسٹ کم تھا اور لائبلٹی زیادہ تھا. بالکل. اچھا، تو امریکہ سے تو مایوسی ہو گئی، کیا رشیا اور چائنا کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں؟ کیا ان کا انفلوئنس زیادہ ہو سکتا ہے امریکہ کے بعد؟ دیکھیے اس وقت تو اگر کوئی سب سے اطمینان میں کوئی شخص ہے اگر کوئی دنیا کا تو وہ پریزیڈنٹ پوٹن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کے 3-4 انٹرسٹ ہیں اس جنگ کے اندر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. پہلا ان کا انٹرسٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ سوویت یونین کے زمانے میں سوویت یونین کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی جب وار افغانستان میں ہو رہی تھی، تو امریکہ نے ظاہر ہے ان کو وہاں سے نکالا تھا اور اس کے بعد سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا. اب رشیا بھی یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کمزور ہو، اپنی ملٹری مائٹ کا وہ جو متھ ہے ان کا جو زوم ہے پوری دنیا میں وہ ڈاؤن گریڈ ہو. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے دیکھا ہے کہ آئل کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس وقت سب سے بڑا دنیا میں ریزروائر جس کے پاس ہے وہ روس کے پاس ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے آئل خریدا جائے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کارنر کرتے آ رہے تھے کہ نہیں روس سے کوئی لینے دوں گا میں کسی کو. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کو بھی الاؤ کر دیا اور پرائسز کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیس ٹو کیس وہ الاؤ کر رہے ہیں. تو رشیا بہت خوش ہے کہ اس کو تیل کے آرڈر مل رہے ہیں. رشیا نے ایک اور ایڈ کر دیا کہ میں کیش پر دوں گا اگر آپ کو. تو کیش کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یوکرین میں پیسے چاہیے فوری طور پر جنگ لڑنے کے لیے، تو وہ ایک ایڈوانٹیج ہے. تیسرا، روس کو ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے
कि उसको शिपिंग लाइन पे उतनी सैंक्शन नहीं लगी। अमेरिका को तो सारे उनके जो प्रो हैं उनको तो ईरान रोक रहा है, बल्कि चाइना और दूसरे मुल्कों को कह रहा है कि वो अपना ऑयल ले जा सकते हैं, तो एक और एडवांटेज पोजीशन है। चाइना का एक और बड़ा यहाँ बहुत बड़ा रोल है कि चाइना वाहिद एक मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल की कंजम्पशन रखता है, और निस्बतन उसके बाद ऑयल स्टोरेज है भी नहीं। तकरीबन 10 मिलियन एवरी डे बैरल उसको चाहिए, तकरीबन 1 करोड़ बैरल उसको रोजाना चाहिए। ईरान का जो एक्सपोर्ट है वो 80% लेता है, 1.38 बिलियन बैरल रोजाना लेता है ईरान से वो अभी भी, जो कि चीन का सिर्फ 13% बनता है, ये भी ज़हन में रखिएगा। लेकिन यहाँ ईरान का 80% है। दूसरा उसने रूस से लेने शुरू किया हुआ है, तीसरा उसने सेंट्रल एशियन स्टेट से चाइना ने लेने शुरू किया। यानी इस वक्त अगर दो मुल्कों में ऑयल का कोई पैनिक नहीं है तो वो एक रूस और एक चीन है, नंबर 1, क्योंकि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी चीन के पास बहुत है। तीसरा एलिमेंट एक और चाइना का ये है कि वो समझता है कि जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है उसमें एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी अगर दुनिया दे प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो कल को चाइना खुद ताइवान पर भी इसी तरह का कोई हमला करके अगर करेगा तो दुनिया नहीं बोल सकेगी, अमेरिका खासतौर पर नहीं बोल सकेगा कि अगर यही रूल है कि कोई भी किसी पर कब्जा कर ले, तो चाइना के भी एक लीगल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उसको भी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने। और इस जंग के बाद क्या हम ये भी कह सकते हैं कि खित्ते में असलहे की दौड़ भी मजीद तेज होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी इस हकीकत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि अगर उनके पास दिफाई सलाहियत कम है तो उन पर क्या इस जंग की वजह से असरात पड़े, और या फिर जो बाकी मुमालिक जो ईरान के साथ लगते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि हमारी पोजीशन क्या है। तो अब क्या असलहे की दौड़ को हम मजीद तेज होता देखेंगे? जी, असले की देखिए दुनिया में इस वक्त तो मिलिट्री जो वॉरफेयर और असला और वेपन्स और फाइटर जहाज सारे से सारा लीडिंग था अमेरिका खुद, और उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती थी। लेकिन अब मिडल ईस्ट के मुल्कों ने भी, ऑल्दो जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं बाय करने के लिए, उन्होंने भी रियलाइज किया होगा कि अमेरिका का होना भी यहाँ लाइबिलिटी था, अमेरिका का वेपन होना भी लाइबिलिटी था, क्योंकि ईरान ने उनका तोड़ निकाल लिया। आपके सामने एयर डिफेंस है, थर्ड है, सारे मिसाइल जो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो गए हैं। तो अब मेरा ख्याल है मिडल ईस्ट के मुल्कों में जिनके पास बहुत रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनको भी रियलाइज करना चाहिए कि उनको भी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वेपन्स करना पड़ेगा, चाहे वो रूस हो चाहे चीन हो। एक तो ये आएगा नया एलिमेंट इसके अंदर। दूसरा एक और एलिमेंट यहाँ नया ऐड होगा कि अलायंसेज नए बनेंगे, क्योंकि दुनिया ने कुछ दिन पहले जब से खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने देखा है कि वो तो जिस मुल्क मर्जी पर चढ़ भी दौड़ते हैं, जिस मुल्क मर्जी पर वो अपनी नीयत जाहिर कर देते हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड हो चाहे वो बर्ग्राम एयरबेस हो, वो कुछ भी वो कहते हैं ये तो मैंने लेना है। तो वो अब मेरा ख्याल है दुनिया में ये भी रियलाइजेशन हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए एक क्रेडिबल डिटरेंस या डिफेंस किसी मुल्क का नहीं हो सकता, और अमेरिका का तो ओवरऑल जो ट्रस्ट है वो काफी डेफिसिट हुआ है। तो आई थिंक रीजनल अलायंसेस जैसे मिडिल ईस्ट के मुल्क मिलके पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इस तरह के हमें रीजनल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक नया सबक उन्होंने सिखाया है अमेरिका ने कि हम रिलायबल पार्टनर अगर हैं तो उस वक्त तक हैं जब आपका और हमारा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, उसके अलावा हम रीजनल पार्टनर नहीं बन सकते। और किसी ने ये बात भी कही थी कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन उसका दोस्त होना उससे ज्यादा खतरनाक है। तो अब खालिद साहब, अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं कि जंगों के मामले में इसराइल की हिमायत में कमी वाक़ई हुई है और अवामी रद्द-ए-अमल हमने खास तौर पर देखा है। तो आइंदा इसराइल की हिमायत आप किस तरह देख रहे हैं अमेरिका में, कि अगर इसराइल इस तरह कोई और जंग शुरू करता है तो अमेरिका क्या उस तरह इसराइल के साथ खड़ा हो सकेगा? वो मैं आपके बड़ी अच्छी आपने याद कराई, मैं पूरी बता देता हूँ। जो फॉरेन मिनिस्टर थे बहुत मशहूर हेनरी किसिंजर अमेरिका के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने कहा था कि इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज फ्रेंड बट इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज फ्रेंड, मतलब इवन फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड, यानी वो उससे भी खतरनाक, अगर आप इसके दोस्त हैं तो उससे भी खतरनाक है। तो ये रियलाइज हो गया है कि अमेरिका की, जो हेनरी किसिंजर कहते हैं कि दुश्मन होना खतरनाक है बट खौफनाक है अगर आप इसके दोस्त हैं, तो वो नजर आ गया आपको। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों को रियलाइज हुआ है कि इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने डिपेंडेंसी अपनी अमेरिका पर की हुई थी, तो वो तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गए। और अगर वो वॉर एफर्ट जनरेट करते हैं, तो आपने देखा ईरान किस तरह उन बेसिस को टारगेट कर रहा है, तो जाहिर है एक इंटरनल प्रेशर भी इन मुल्कों पर बहुत बिल्ड हो गया है। आम लोग सोचेंगे, अपनी हुकूमत से पूछेंगे कि जब हम इस जंग में है ही नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो हमारे बेसिस पर या हमारे जो एयरफील्ड्स हैं या हमारे दुबई एयरपोर्ट है, यूएई है, अबू धाबी एयरपोर्ट है, ये क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि ईरान तो समझता है कि जो भी वॉर एफर्ट जनरेट कर रहा है वो मेरे लिए लेजिटिमेट टारगेट हो गया, और राइटली सो उनके पास तो टारगेट अपॉर्चुनिटी ऐड हो गई है अमेरिका का वहां होने की वजह से। अगर अमेरिका यहाँ ना होता तो जाहिर है कि इजरायली फोकस रहता फिर ईरान का। अब उसको
क्लोज बिल्कुल। डिस्टेंस पे हार्डली 300-400 किलोमीटर के ऊपर सारे बेसिस लाइंड अप नजर आते हैं जिसको वो टारगेट कर सकता है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो यूएई हो, मिडल ईस्ट में तमाम के तमाम लेजिटिमेट भी हो गए हैं और रीच में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। आपसे वापस आएंगे, देखते रहिए दरपर्दा। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान जंग के दुनिया पर असरात के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, मुआशी असरात इसके क्या होंगे और किन किन मुल्कों को खास तौर पर ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान साहब आपके वक्त का। इस जंग के असरात तो हम दुनिया पर अभी भी देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म असरात आप क्या देख रहे हैं और ये कब तक दुनिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे? आयशा साहबा, बात यह है कि जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो सारे ममालिक ने, और जो मल्टीलैटरल्स हैं जो एक कैलकुलेट करती हैं कि ग्लोबल ग्रोथ क्या आ रही है इस साल की 2026 की, तो वो ये समझी जाती थी कि $65 ऑन दी एवरेज तेल की कीमत रहेगी और उस पर बेस करके 3.2% की एक ग्रोथ होगी। सो आई थिंक एक ग्लोबल ग्रोथ जो है, डिपेंडिंग की 65 की बजाय अब $75 आती है, $85 आती है, मेरा ख्याल है 1.2 to 0.3% ग्लोबल ग्रोथ का जो शेव ऑफ है वो हो सकता है। इसी तरह इन्फ्लेशन में एक एडिशन होगी, 0.5% ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़े, 0.6% बढ़े, तो पाकिस्तान पे और दीगर ममालिक पे दो तो ये चीजें होंगी। तीसरी चीज ये है कि पहले आपने देखा कि इवन यूएस में और पाकिस्तान में एक जो पॉलिसी रेट था, इंटरेस्ट रेट, वो कम हो रहा था, जिसका क्या मतलब है, पाकिस्तान का 22% का पॉलिसी रेट था, वो कम होके आपने 10.5% देखा क्योंकि इन्फ्लेशन ईज हुई। पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मॉनेटरी ईजिंग जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। सो ये एक मुश्किल कॉम्बिनेशन दुनिया की मईशतों के लिए बनेगा, जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी, ग्रोथ शेव ऑफ हो रही होगी और मॉनेटरी ईजिंग जो है वो नहीं होगी। तो इस पूरे सिनारियो में एक ग्लोबल जो सिटीजन है उसकी जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है, यानी कि वो जो स्पेंड कर सकता है बेड लिनन खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, वो हर्ट होगी। इससे एक पूरा जो हमारा निजाम है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का, उसकी एक्सपोर्ट्स पर फिर हमारी 55% रिमिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, 55% रिमिटेंस जो है वो आती है गल्फ रीजन से, और इसका मतलब है कि $22 अरब हम वहां से लेते हैं। सो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ रिमिटेंस जो है वो इन द मीडियम टर्म, जब वो इकोनॉमीज अगर स्लो होती हैं या वहां पे हमारे वर्कर्स जो आगे नए जाते हैं वो उस तरह ना जाएं, 7-8 साल बाद वैसे ही वर्कर वापस आता है। जस्ट टू गिव यू अ नंबर, 60 लाख पाकिस्तानी काम करता है मिडल ईस्ट में इस वक्त, 6 मिलियन, राइट। सो अगर वो वापस आता है पाकिस्तान गाए बगाए और नए की एडिशन नहीं होती, 8-8.5 लाख बाहर नहीं जाता उस तरह से, तो एक रिमिटेंस पे इम्पैक्ट है। और सो ग्लोबल ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, फिर एक एक्सपोर्ट को आप देखेंगे इम्पैक्ट, और हमारा भी जो सिटीजन है उस पे भी जो इम्पैक्ट है वो 55 रुपए तेल का आपने देखा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी में होगी, उस पे देखेंगी फूड प्राइस टाइटनिंग। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन तो फरवरी में वैसे ही बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी, इसका क्या मतलब है, 7% की इन्फ्लेशन आई थी फरवरी में, जबकि पिछले माह 5.8% थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में थोड़ा इजाफा हुआ था। मार्च में अगर ये प्राइस रही 55 की और हमें एक आधा और इंक्रीज करना पड़ा, जो कि ऑलवेज पॉसिबल है, तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के नियर डबल डिजिट जा सकती है, ऐसा एन मुमकिन है। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो है जो इस वक्त डेवलप हो रहा है। ये यकीनन इसका सबसे ज़्यादा असर आम आवाम को ही पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से अगर हम बात करें, CNN में इंटरव्यू देते हुए एक अमरीकी सेनेटर ने कहा कि ईरान इस बात पर गौर कर रहा है कि युआन में, चीनी करेंसी में पेमेंट करने वाले जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी जाए। अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो हम अमरीकी करेंसी को, हम डॉलर को फिर कहाँ देख रहे हैं? क्या डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी इजारादारी खत्म होती देख रहे हैं हम? देखिए, ये कई दफा बात हुई है। एक तो हमें ये याद रखना है, लोग भूल जाते हैं कि जो यूएस है ना, वो इस वक्त भी नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। और सो दे आर मेकिंग मोर मनी बिकॉज कीमत ऊपर गई है। जो ममालिक, नॉर्वे है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, दे आर ऑल मेकिंग मोर मनी बिकॉज तेल की कीमत जो है वो ऊपर गई है, $100 से जब ऊपर गई। सो इसको समझने की जरूरत है। $70 से चली तो अगर कीमत 50% से ज्यादा ऊपर गई है, तो ये जो ममालिक हैं ये तो पैसे बना रहे हैं।
यूएस की करेंसी तो इस वक्त स्ट्रेंथन हो रही है, इसलिए कि लोग उसमें एज अ सेफ हेवन इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्लस उनका सरप्लस बेहतर होगा। जहां तक ताल्लुक है कि बहुत दफा बात हुई है कि ब्रिक्स की करेंसी बने, युआन में ट्रेडिंग हो, ये सब मुमकिनात हैं, बट लॉन्ग रन में ये सब मुमकिनात पैदा हो सकती हैं। इन द शॉर्ट रन तो अभी एकदम जो मॉडल ऑफ एक्सचेंज है दुनिया का, वो मेरा मतलब है कि तब्दील फौरी तौर पे नहीं हो जाएगा। बस अगर कोई युआन में पेमेंट्स हो, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि युआन का बॉन्ड फ्लोट करने की, मतलब नथिंग यूनिक। हम पिछले 5 साल से ये सोच रहे हैं कि हम युआन में बॉन्ड फ्लोट करें, तो 250 मिलियन $500 मिलियन का बॉन्ड, जैसे हम यूरो बॉन्ड्स करते हैं वैसे हम उसमें भी फ्लोट करें। सो ये सब मुमकिनात में से है। पर इस वक्त तो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो नुमाया है, बिकॉज वो नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है। और फिर ये भी आप समझे ना कि जब ये वॉर खत्म होगी तो ऑब्वियसली जो कंट्रीज अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगी तो डिफेंस बाइंग ज्यादा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप मिडिल ईस्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि हमें 55% रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं। अब अगर हम इस हवाले से बात करें कि इस जंग के खलीजी ममालिक के पर क्या असरात होंगे, क्योंकि खलीजी ममालिक का जो ज़्यादातर उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो या तो ऑयल है, ऑयल ठीक है उसकी कीमतें बढ़ी, उनको इसका फ़ायदा हुआ, और दूसरा उनका है वहाँ पर जो टूरिज़्म आती है, लेकिन इस जंग ने टूरिज़्म को बहुत हद तक ख़त्म किया है। तो आपके ख्याल में खलीजी ममालिक भी अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी तीसरे रास्ते की तरफ जाएंगे? तो ये आपने ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने रखा है कि आखिर फिर ये सिचुएशन जो है ये कैसे डेवलप करेगी खलीजी ममालिक में। देखिए, इसका आसान जवाब ये है कि जो ममालिक तेल रिच हैं, सब तेल रिच हैं, सो अगर $100 से ऊपर का तेल बेचेंगे और तेल की कीमत में, तो देयर इज सम जिसे कहेंगे जो उनकी इकोनॉमी है उसको तकवीयत मिल रही है। पर ये बहुत ज्यादा यूएई स्पेशली डिपेंडेंट है। आप सही कह रही हैं कि वहां पे टूरिज्म होता है। सऊदी अरेबिया में तो रिलीजियस टूरिज्म होता है, वो तो नहीं टूट सकता, यू सी दैट विल गो ऑन, राइट। हज पे भी और उम्रे पे भी लोग जाएंगे ही जाएंगे। यूएई को हमने इस तरह देख लिया। यूएई की इकोनॉमी सर्टेनली मैं समझता हूं कि वहां पे स्लो होंगी, वहां पे वैसे ही जो प्रॉपर्टी वैल्यूज जिस तरह से बनी हुई थी। जो और इम्पोर्टेंट बात है सोचने की कि ये टूरिज्म भी है और लोग इसको बड़ा सेफ हेवन समझते थे। जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।